चलिए आज हम देखते हैं कि जैसे अगला क्वेश्चन था, अगला था ये 1 मिनट। हाँ ये था, तो हमने यहाँ तक देख लिया था डिहाइड्रेशन तक। फिर हम देखते हैं कि एसाइड्स, एसाइड्स क्या है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन में दे रखा है कि एस्किड्स पर लघु नोट लीजिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एस्किड्स। ठीक है, तो एस्किड्स पे हम शॉर्ट नोट लिखेंगे। तो एस्किड्स में क्या होता है, डेफिनेशन होती है। तो उसकी डेफिनेशन में क्या है कि पेरिटोनियम कैविटी में तरल का एकत्र होना एसाइड्स की स्थिति है। ठीक है, एसाइड्स की स्थिति है। अब उसका क्या कारण है एसाइड्स के, तो एसाइड्स के कारण हम देख लेते हैं। एसाइड्स के क्या कारण, एसाइड्स के कारण है कि ड्यू टू लीवर डिजीज, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। तो इसमें क्या हो गया, ड्यू टू लीवर डिजीज यानी कि लीवर की बीमारी, लीवर में लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है ड्यू टू। फिर दूसरा क्या है, ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट डिजीज हो जाती है। फिर कैंसर ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का क्या है, कैंसर हो जाता है। उसके क्या है, पेरिटोनियम कैविटी में तरल एकत्र हो जाता है जिसे हम एसाइड्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। और अगला क्या है, अगला है इसमें ये जो है अगला है इसमें ये क्या है, पेरिटोनियम। ठीक है, इसमें क्या है, पेरिटोनाइटिस। अब उसका क्या है, अगला क्या है कि फिर है एसाइड, जो एस्केट्स है उसके क्लिनिकल लक्षण, क्लिनिकल लक्षण क्या है, उसके फीचर। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये दे रखा है, देखें, जैसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, फिर दे रखा है इसमें डिस्पनिया, फिर दे रखा है एब्डोमिनल पेन, और फिर दे रखा है प्रोट्रूडिंग एम्ब्लिकस। ठीक है, अब क्या है, अब आके देखते हैं डायग्नोसिस में साइक टेस्ट। तो कौन कौन से साइक टेस्ट होते हैं उसमें, उसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, उसके बाद में होता है कि एक्सरे एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन का एक्सरे करवाइए। उसके बाद में क्या, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, तो एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। उसके बाद में आता है यूएसजी। ठीक है, यूएसजी। अब उसके आगे हम देखते हैं प्रबंधन यानी कि उसका मेडिकल प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि जैसे मेडिकल मैनेजमेंट में पहला है, जैसे इसमें एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस अर्थात एकत्रित फ्लूइड को बाहर एस्पिरेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है जैसे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या, एस्केट्स को कम करने के लिए पेरिटोनियम व वेनस सेंट डाला जाता है। ठीक है, क्या डाला जाता है, पेरिटोनियल वेनस सेंट। उसके बाद में क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है पेशेंट को एडमिट करने के बाद धीरे धीरे पेशेंट का फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की ये चीज़ होती है कि धीरे धीरे पेशेंट का फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, फिर इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, डेली एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करें, यदि एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ता है तो डॉक्टर को सूचित करें। ठीक है, नहीं होता है। फिर है कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के लिए डॉक्टर को असिस्ट करें। उसके बाद में पेशेंट को फॉवलर्स पोजीशन में दें। तो उसकी पोजीशन होती है जो फॉवलर पोजीशन में उसको पेशेंट को रखना चाहिए। उसके आगे अब देखते हैं 11th का क्वेश्चन। तो अगला क्या क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन हम इसमें बुक्स में से देखते हैं कि जो पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 मिनट। तो ये अगला क्वेश्चन ये था कि ये देखिए, ये रहा कि डिफाइंड डायबिटीज इंसिपिडिस, डिस्क्राइब इट्स causes, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस, राइट इट्स मैनेजमेंट। यानी कि डायबिटीज इंसिपिडिस को परिभाषित कीजिए, इसके कारण, चिन्ह एवं लक्षण जांच को लिखते हुए प्रबंधन लिखिए। ठीक है, तो इसके ये है। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडिस को जैसे परिभाषित कीजिए, इसके कारण, चिन्ह, लक्षण, जांच को लिखते हुए प्रबंधन लिखिए। तो इसका हम देख लेते हैं, इसके क्या सिम्टम्स है, साइन है, क्या होता है ये। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं अभी जस्ट। हाँ, अब देखिए ये रहा,
तो ये सेक्शन सी आ गया। सी में क्या है कि आंसर 11 है ये डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है उसके डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यह है पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा एडीएफ यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन के कम स्रावण से उत्पन्न अवस्था है जिसमें किडनी ट्यूबुल द्वारा पानी का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता। देखिए समझिए क्या था, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, उसके द्वारा क्या होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन का कम स्रावण होता है। और कम स्रावण से जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है किडनी ट्यूबुल द्वारा पानी का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें ये है। अब उसके बाद में क्या कंडीशन आती है, उसके बाद की कंडीशन हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद की कंडीशन हम देखते हैं। देखिए उसके बाद की कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस के मुख्य लक्षण। तो डायबिटीज इंसिपिडस के मुख्य लक्षण क्या है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है जैसे अधिक मात्रा में मूत्र आना, अधिक प्यास लगना, यानी कि अधिक प्यास लगती है और अधिक मात्रा में यूरिन सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब उसके कारण क्या है, कारण देखते हैं। पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस के दो प्रमुख कारण हैं। तो दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं इसके, तो वो हम देखते हैं। इसका पहला कारण है सेंट्रल, दूसरा कारण है नेफ्रोजेनिक। ठीक है, दूसरा कारण क्या है नेफ्रोजेनिक। अब आता है इसमें सेंट्रल में कहते हैं ये मुख्यतः एडीएच की डेफिशिएंसी की, यानी कि जब एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है उसका जो उसकी कमी के कारण ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या है नेफ्रोजेनिक या एक्वा, नहीं इसी में सेंट्रल का ही दो पार्ट होते हैं, एक कंजेनाइटल और एक है एक्वायर्ड। तो इसमें क्या होता है सेंट्रल क्या होता है एडीएच की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल को हम देखते हैं। कंजेनाइटल में क्या है कि इडियोपैटनिक पहला, दूसरा है कंजेनाइटल सीएनएस, तीसरा है कि जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ये कोजेनिटल सीएनएस है, ये होता है जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। अब देखते हैं हम एक्वायर्ड में क्या होता है कि सीएनएस इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस, एन्सेफलाइटिस, फिर होता है कि हेड इंजरी, फिर है ब्रेन ट्यूमर, फिर है एंट्रोक्रेनियल ट्यूमर, फिर है वेस्कुलर डिजीज। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके कारण हो जाता है ये अधिक मात्रा में मूत्राना और अधिक मात्रा में प्यास लगना। ये होता है डायबिटीज मेलिटस के अंदर, इंसिपिडस के अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। और इसमें कारण है सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल में भी कई कारण हैं किसके कारण होता है इडियोपैटनिक, कोजेनिटल सीएनएस, जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, दूसरा एक्वायर्ड में होता है सीएनएस इन्फेक्शन, फिर है हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, एंट्रोक्रेनियल ट्यूमर एंड वेस्कुलर डिजीज। ठीक है, ये हो गया। उसमें हम नेफ्रोजेनिक देखते हैं। नेफ्रोजेनिक में होता है डिसऑर्डर की सेकेंड फॉर्म या एडीएच की कमी के कारण रीनल फेलियर हो जाता है। रीनल क्या होता है फेलियर हो जाता है, उसके कारण चिन्ह लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। और उसमें क्या होता है अधिक मात्रा में यूरिन आना, अधिक मात्रा में क्या आता है यूरिन आता है जैसे पोलीयूरिया। तो अधिक मात्रा में प्यास लगती है, प्यास लगना, ठंडा पानी पीने की तीव्र इच्छा यानी कि ठंडा पानी पीने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, अधिक मात्रा में प्यास लगती है, अधिक मात्रा में यूरिन आता है, सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, थकान हो जाती है, बाहर में कमी हो जाती है, फिर ठीक है डिहाइड्रेशन हो जाता है, सूखी त्वचा हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हार्ट बीट हो जाती है, फिर उच्च रक्तचाप हाई बीपी हो जाती है और शोक की स्थिति आ जाती है। किस में आ जाती है ये सब डायबिटीज इंसिपिडस में आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें फिर क्या होता है व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है इसमें, और मानसिक डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। अब क्या है कि डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस का डायग्नोसिस निम्न आधार पर किया जाता है। उसके आधार क्या है, पहला है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या है अगर अधिक यूरिन है, कम सांद्र यूरिन है, या कम विशिष्ट गुरुत्व वाला है, या लो ओस्मोलरिटी है,
है। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, फ्लड डेप्रिवेशन टेस्ट। तो इसका टेस्ट, यह टेस्ट क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडस के कारण जानने हेतु होता है कि डायबिटीज इंसिपिडस का कारण क्या है। ठीक है। फिर है अदर टेस्ट। ठीक है। फिर क्या है कि अदर टेस्ट। अदर टेस्ट में क्या होता है, हाइपोटोनिक सैलाइन टेस्ट, वेसोप्रेसिन चैलेंज, एमआरआई और पिट्यूटरी भाग का सीटी स्कैन। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम डायबिटीज, ये जो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन के केस में एंटीबायोटिक थेरेपी देना। उसमें क्या होता है, प्रॉपर मेथड द्वारा इंट्राक्रैनियल ट्यूमर को रिमूव करना। ठीक है। फिर क्या होता है, रीनल डिजीज का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना। जनरल यानी कि क्या, मेडिकल मैनेजमेंट क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस है, उसके इन्फेक्शन के केस में एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है। फिर प्रॉपर मेथड द्वारा इंट्राक्रैनियल ट्यूमर को रिमूव करना। या फिर अगला है कि रेनल डिजीज का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना। ठीक है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मरीज के जो वाइटल साइन है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की जांच करना, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करना और नियमित इनटेक आउटपुट चार्ट की मॉनिटरिंग करना, बॉडी वेट चेक करना, स्किन टंग को ऑब्जर्व करना, डिहाइड्रेशन का साइन को डिटेक्ट करना। ठीक है। इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्टर करना। और फिर क्या है, फ्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना। फिर कंफ्यूज्ड मरीज को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। फिर न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करना। ठीक है। फिर है डॉक्टर द्वारा निर्देशित ड्रग्स एडमिनिस्टर करना। मरीज को ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं देने चाहिए जिसमें डायूरेसिस हो। फिर है मरीज एवं रिलेटिव को हेल्थ एजुकेशन देना। फिर है पर्सनल हाइजीन बनाए रखना। और फिर है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं कि अगला क्या है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें अगले में क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन करने हेतु प्रोत्साहित करना। फिर मरीज को सेल्फ केयर हेतु प्रोत्साहित करना, फॉलोअप करना, मरीज में हुए परिवर्तनों को एक्सेस करना, मरीज के रिलेटिव को होम केयर के बारे में सिखाना, असेप्टिक तकनीक का यूज करना ताकि इन्फेक्शन न फैले। फिर है नियमित रूटीन जांचें करना। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नेफ्राइटिस के बारे में। तो नेफ्राइटिस के बारे में क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है उसको हम देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि डिफाइन नेफ्राइटिस, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक, इवोल्यूशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सच आ केस। यानी कि वर्क शोध को परिभाषित कीजिए, इस केस के कारण, चिन्ह, लक्षण बताइए, इस प्रकार के रोग के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट को समझाइए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। तो ये क्या है, नेफ्राइटिस की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, किडनी के नेफ्रॉन भाग में, जो किडनी का नेफ्रॉन भाग है उसमें इन्फ्लेमेशन की स्थिति नेफ्राइटिस कहलाती है। किडनी का जो नेफ्रॉन भाग है उसमें इन्फ्लेमेशन की स्थिति आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, तो उसको नेफ्राइटिस कहते हैं। इसका कारण क्या है, इसके कारणों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है रीनल कोजेज, इसमें क्या है, ऑल रीनल डिजीज जो भी होती हैं। दूसरा क्या है, ड्रग या टॉक्सिन्स, यानी कि मर्करी डी पेनिसिलिन या कैप्टोप्रिल। ठीक है। फिर तीसरा है एलर्जेंस में क्या होता है, जैसे प्राकण, सांप, मधुमक्खी द्वारा काटना, ये है पोलियो टीकाकरण एटसेट्रा। ठीक है। फिर आता है सिस्टमेटिक डिजीज में क्या होता है, सिस्टमिक डिजीज में होता है मलेरिया, कुष्ठ, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ल्यूकेमिया, एम्फाइसीमा, कार्डियक फेलियर आदि। फिर होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। फिर होता है अदर फैक्टर में क्या होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, और फिर होता है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं। अगले में क्या है, जैसे नेफ्राइटिस के चिन्ह और लक्षण। जैसे नेफ्राइटिस हो जाता है, नेफ्राइटिस मतलब किडनी के नेफ्रॉन भाग में इन्फ्लेमेशन की स्थिति नेफ्राइटिस कहलाती है। ठीक है। कारण बताई दिया, रीनल कोजेज, ड्रग टॉक्सिन्स, एलर्जेंस, सिस्टमिक डिजीज, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फेक्शन। फिर नेफ्राइटिस के चिन्ह और लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके क्या है, प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिनुरिया, एडिमा, एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, माइल्ड हेडेक, वीकनेस, एनोरेक्सिया। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, अगला हम देखते हैं अगला क्या है। अगले में
अगले में देखिए, अगले में क्या है, फ्लैंक पेन होता है, फ्लैंक पेन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वीकनेस, फिर होता है ओलिगोयूरिया, एनीमिया, नोजिया, वेट लॉस, मेंटल डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर हमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। नेफ्राइटिस के डायग्नोसिस में सहायक जांचें टेस्ट यानी कि जांचें या टेस्ट निम्न है, यानी कि क्या क्या इसमें टेस्ट किया जाता है। ब्लड एग्जामिनेशन में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की जांच की जाती है, सीरम कोलेस्ट्रॉल की जांच की, आरबीसी की जांच की जाती है। ठीक है, किसमें की जाती है, किसमें की जाती है, कौन सा डिजीज है, नेफ्रोटिस में। ठीक है, नेफ्रोटिस में फिर यूरिन टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट में क्या होता है, रिड्यूस्ड अमाउंट, येलो कलर, एल्बुमिन प्रेजेंट या हेमेटूरिया आदि के बारे में पता लगाया जाता है। फिर होता है निडल बायोप्सी ऑफ किडनी। ठीक है, उसमें फिर आता है किडनी की एमआरआई या सिटी स्कैन तथा यूएसजी। फिर होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। फिर उसमें क्या होता है, एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करना, हैंड वॉशिंग का कड़ाई से पालन करना, प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना, मिलने वालों को कंट्रोल करना यानी कि गेस्ट कंट्रोल। फिर होता है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, टू मेंटेन फ्लड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। ठीक है, फिर होता है जैसे इसमें क्या होता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट फ्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या होता है कि मेंटेन एंड फ्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये क्या होता है, पेशेंट को ईडिमा के लिए ऑब्जर्व करना, पेशेंट को क्या ईडिमा के लिए ऑब्जर्व करना। ठीक है, डेली वेट मापन करना और आईओ चार्ट बनाना। ठीक है, अब उसमें हम अगला देख लेते हैं। अगले में क्या है चीज़, वाइटल साइन नियमित रूप से चेक करना। ठीक है, वाइटल साइन नियमित रूप से चेक करना, ओरल फ्लूइड देने हेतु प्रोत्साहित करना, चिकित्सक के लिए निर्देशानुसार डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर करना। फिर होता है इसमें मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है, पेशेंट की स्किन को डेली ऑब्जर्व करना, बार बार पोजीशन बदलना ताकि बैड शोर से के चांसेस न रहें। ठीक है, उसके बाद में क्या, बेड सीट ड्राई एंड साफ़ सुथरी हो, मरीज की स्किन हाइजीन बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद में क्या, विटामिन युक्त तो खुराक लेना। ठीक है, अब अगला क्या था, टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कम्फर्ट, यानी कि जो नेफ्रोटिस का है उसको टू प्रोवाइड एंड रेस्ट एंड कम्फर्ट। तो जैसे कैसे किस प्रकार से, वो है कि बेड आरामदायक उपलब्ध कराना, कूल व शांत वातावरण प्रदान करना, फिर है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करना, डाउटफुल क्वेश्चन का संतोषजनक उत्तर देना, मिलने वाले आगंतुकों की संख्या सीमित कर रखे, टू मेंटेन न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद में आता है डाइटरी प्लान तैयार करना। तो प्लान बनाते समय पसंद नापसंद का ध्यान रखना। ठीक है, उसमें क्या होता है, डेली वेट चेक करना, फिर क्या होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई विटामिन युक्त डाइट देना। फिर होता है प्रमोशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्यूट फेज में पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए एनकरेज करना, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं तो उनको फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद में क्या, इंटेक एंड आउटपुट को मेजर करना, इंटेक एंड आउटपुट को मेजर करना। फिर उसके बाद में क्या आता है कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन में क्या है, उसका रोकथाम के लिए क्या गया, तो ये है कि पेशेंट को CHF, ठीक है, डिस्टेंट हेड, नेक वेंस, टेकिकार्डिया, हिपेटोमेगाली एटसेट्राज के साइन एंड सिम्टम्स के लिए ऑब्जर्व करना। ठीक है, फिर है पेशेंट को हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी के लिए ऑब्जर्व करना, और फिर है ड्रग के इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट की जांच करना। तो इसमें यह हम आगे देखते हैं। आगे क्या है इसका, आगे है इसी तरह के कॉम्प्लिकेशन के लिए SIS ऑब्जर्व होते ही डॉक्टर को सूचित करें। ठीक है, अब उसके बाद में क्या, हेल्थ एजुकेशन, यानी कि उसको हेल्थ एजुकेशन नेफ्राइटिस पेशेंट को। तो उसमें क्या होता है कि जैसे नेफ्राइटिस के कोजेज लक्षणों या उपचार के बारे में, तो उसमें क्या है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म हेतु मना करना, प्रतिदिन न्यूट्रिशनल डाइट लेना, फिर अधिक हार्ड वर्क न करने हेतु एजुकेशन करना, और फिर क्या है कि फॉलो अप केयर समय पर
लेना। ठीक है, ये हो गया। अब अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर जैसे क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि What is acute renal failure? Describe its causes, sign and symptoms, diagnostic evolution and management। यानी कि तीव्र वक्र असफलता क्या है, इसके कारण चुनाव एवं लक्षण बताइए और इसका प्रबंधन लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, पहला ही इसमें देख लेते हैं कि डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? एक्यूट रीनल फेलियर किडनी के अचानक काम बंद करने की स्थिति है, यानी किडनी काम करना अचानक बंद कर देती है, उसको एक्यूट रीनल फेलियर यानी एआरएफ कहते हैं, जो ग्लोमेरुलस भाग में रक्त प्रवाह रुकने या ट्यूबुलर डिस्फंक्शन की स्थिति है। ठीक है, तो एआरएफ के कारण क्या है, इसके क्या गया प्री रीनल कोजेज। तो उसमें क्या है, हाइपोवोलेमिक शोक, बर्न्स, हेमरेज, कार्डियक डिजीज, यूज ऑफ डायरेटिक्स आदि। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें रीनल कोजेज, प्री रीनल कोजेज, फिर है रीनल कोजेज और फिर है पोस्ट रीनल कोजेज। तो रीनल कोजेज में क्या, एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, फिर है नेफ्राइटिस और एटीएन। एटीएन मतलब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। फिर होता है पोस्ट रीनल कोजेज। पोस्ट रीनल कोजेज में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर। फिर होता है बीपीएच यानी कि बेनियन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। फिर होता है यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फिर होता है कि जैसे चिकित्सा के चिन्ह है लक्षण, इसमें ये साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड डिक्रीज टिश्यू ट्रिगर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इसमें ड्राइनेस, इसमें क्या है ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, डिफिकल्टी इन वर्ल्डिंग एंड चेंज इन यूरिन फ्लो, फीवर, स्किन रैश, इडीमा, डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, फिर एआरएफ के डायग्नोसिस हेतु कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसमें टेस्ट होता है एक्सरे टेस्ट होता है, यूरिन एनालिसिस होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है और यूएसजी होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे का ये है कि सर ड्रग थेरेपी में क्या है, मेडिसिनल मैनेजमेंट में क्या है, उपचार में प्रयुक्त ड्रग्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायूरेटिक इनकी लैसिक्स, फ्यूरोसेमाइड 40 mg, एंटीबायोटिक्स, एंटी एमिटिक, पेन किलर, एंटासिड्स, एंटीपायरेटिक, आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, एसिडोसिस के उपचार है। तो ठीक है, अब उसके अगला हम देखते हैं। उसके अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम को संतुलित बनाए रखना। तो फ्लूइड वॉल्यूम को कैसे संतुलित बनाए, जैसे आईओ चार्ट मेंटेन करना, हम 4 आवर में वाइटल साइन चेक करना, हर 4 आवर में वाइटल साइन चेक करना, हर दिन बॉडी वेट चेक करना, चिकित्सक के आदेशानुसार ही मरीज को तरल पदार्थ दिया जाना चाहिए, एडिमा के लक्षण की जांच करना, आईवी लाइन को मेंटेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फ्लूइड देने हेतु प्रोत्साहित करना, और फिर क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, फिर आता है एसेप्टिक टेक्निक, ग्लोव्स, मास्क, कैप का प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है कि उसके बाद में आता है कि उसके बाद में है कि जैसे ये है नियमित ओरल केयर देना, नियमित ओरल केयर देना। फिर है मरीज के घाव की नियमित ड्रेसिंग करना। फिर है यूरिनरी ब्लड यूरिनरी कैथेटर लगा हो तो केयर प्रोवाइड करना। फिर है एंटीबायोटिक ड्रग एडमिनिस्टर करना, विजिटर्स की संख्या सीमित करना और संक्रमण के प्रारंभिक लक्षणों को रखना। फिर है मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल। तो मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, भोजन मरीज की पसंद के अनुसार प्लान करना, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट तैयार करना बनाना। फिर है भूख बढ़ाने एवं नोजिया घटाने हेतु औषधि का दुरुपयोग न करके औषधि का प्रयोग करना। फिर क्या है कि डेली बॉडी वेट चेक करना। फिर है केयर ऑफ स्किन, इसमें क्या है, पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए ताकि बेड शोर ना हो, विशेष गद्दों का प्रयोग करना, बेड एंड बेडशीट ड्राई क्लीन हो, विटामिन युक्त सीट प्रोवाइड हो, बैक केयर करना। फिर है हेल्थ एजुकेशन, यानी कि निम्न बिंदुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें। इसमें क्या, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, मेडिसिन, फॉलोअप केयर एंड अवॉइड अल्कोहल
एंड स्मोकिंग। तो ये हमारा हो गया सेकंड पेपर। हमारा एक पेपर जो था सेकंड नंबर का इस बुक का, तो वो हम लास्ट में कर देंगे, पहले ये सारे पेपर करते हैं, ठीक है।